नमस्कार। सबा शाहिद शेख के साथ 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है यूसीसी। दूसरी खबर में बात आतंकवाद की, तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की, चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। समान नागरिक संहिता को लेकर देश में बवाल छिड़ा हुआ है। खासकर मुस्लिम संगठनों की ओर से इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में मस्जिद के बाहर बारकोड लगा दिए गए हैं, जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये बारकोड जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े लोगों की ओर से लगाया गया है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों ने बारकोड पर अपने मोबाइल से स्कैन कर समान नागरिकता कानून पर अपना एतराज जताया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी यूसीसी का जमकर विरोध जताया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि ड्राफ्ट यूसीसी आने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यूसीसी से केवल मुसलमान ही नहीं, 220 जनजातियां भी प्रभावित हो रही है। ये कानून नहीं आ सकता। जमीयत उलेमा हिंद ने समान नागरिकता कानून का कड़ा विरोध करते हुए बरेली में यौमे दुआ भी मनाया। इसी दौरान बरेली की मस्जिद पर बारकोड लगाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि नमाजियों ने कहा कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ादी से पहले ही मुसलमानों को कुछ नियम कानून मिले हुए हैं। मुसलमान उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। एक नमाजी ने कहा कि यूसीसी में मुसलमान ही नहीं, बल्कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इससे बहुत जातियां प्रभावित होगी। ये गलत है। हिंदू कानून अलग है, जैन कानून अलग है। इसी तरीके से मुसलमान भी अपने नियमों का पालन करते हैं। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले लखनऊ और मुंबई में यूसीसी के खिलाफ मस्जिदों के बाहर बारकोड लगाए गए थे। बारकोड को जो भी स्कैन कर रहा है वो यूसीसी के खिलाफ अपना समर्थन दे रहा है। दूसरी खबर में बात आतंकवाद की। यूपी एटीएस गिरफ्तार किए संदिग्ध सद्दाम शेख और रिजवान से पूछताछ कर रही है। इस बीच सद्दाम शेख को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। सद्दाम का असली नाम रंजीत सिंह। 20 साल पहले पिता ने पीटा तो रंजीत भागकर मुंबई चला गया और धर्मांतरण कर सद्दाम शेख बन गया। सद्दाम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तरबगंज का रहने वाला है। चोरी करने के कारण 20 साल पहले उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद परिवार से गुस्सा होकर रंजीत मुंबई भाग गया था। वहां वो एक मुस्लिम परिवार के संपर्क में आया। मुस्लिम परिवार ने उसका ब्रेन वॉश करने के बाद एक मौलाना से धर्म परिवर्तन कराकर रंजीत से उसे सद्दाम शेख नाम दे दिया। सद्दाम शेख बनने के बाद रंजीत बेंगलुरु की एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। इस बीच वो कट्टरपंथियों के संपर्क में आकर खुद कट्टरपंथी बन गया और साल 2020 में वो आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ गया। इस बीच उसे पता चला कि उसकी बीवी का अवैध संबंध है, तो उसने पत्नी के प्रेमी और उसके परिवार की हत्या करने की सोची। उधर सद्दाम की बीवी रुबीना ने 3 जुलाई को कहा था कि सद्दाम गोंडा का रहने वाला नहीं है। उसे साल 2005 में गुजरात के लालापुरवा में रहने वाला राकेश लेकर आया था। उसे गांव में जमीन दिलाई थी और फिर इसके बाद 2010 में गांव के पूर्व प्रधान के रेशम फार्म में काम करने वाले खान ने उसका निकाह करा दिया था। रुबीना ने कहा था कि हमने कई बार ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ का रहने वाला है। इस पर सद्दाम हर बार यही कहता था कि हमारा कोई नहीं है, हमारे माँ बाप मर चुके हैं, वो हमें बचपन में ही छोड़ कर चले गए थे। रुबीना ने आगे कहा था कि सद्दाम गाँव में बहुत शांत रहता था। सद्दाम शेख ने एक कॉलिंग ऐप पर अपना नाम हिजबुल मुजाहिदीन सद्दाम रखा था। वो पाकिस्तान और कश्मीर के कई आतंकियों के सीधे संपर्क में भी था। वो फ्रांस, जर्मनी में साल 2016 में हुई आतंकी घटनाओं की तर्ज पर बेंगलुरु में भी लोगों को ट्रकों से कुचलकर मारना चाहता था। सद्दाम ट्रक को किसी धार्मिक आयोजन में घुसाना चाहता था। इसके लिए वो वीडियो देखा करता था। वहीं सद्दाम किस हद तक कट्टरपंथी बन चुका था, इसका अंदाजा उसकी सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा था कि संविधान में बदलाव को लेकर मुस्लिमों को जगाना होगा। जिहाद हमारे खून में, कुर्बानी से नहीं डरेंगे। सरकार मुस्लिमों पर ज्यादती करती। बाबरी मस्जिद के फैसले से नाराज हूँ, बदले की चाहत। ओसामा बिन लादेन और बुरहान वानी मेरे आदर्श हैं। सद्दाम तिरंगे में
अशोक चक्र की जगह पर इस्लाम का चिन्ह लगाना चाहता था। वो लगातार आपत्तिजनक पोस्ट करता था। इसको लेकर फेसबुक 3 बार उसका अकाउंट बंद कर चुका था। वो ओसामा बिन लादेन, जाकिर मूसा, बुरहान वानी जैसा बनना चाहता था। इतना ही नहीं, वो आतंकी संगठनों से हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेना चाहता था। वहीं दूसरा संदिग्ध रिजवान जम्मू के पूंछ का रहने वाला है। वो खुद ही कट्टरपंथी रास्ते पर चल पड़ा और खतरनाक मंसूबों के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव था। उसने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट डाली थी। इसके साथ ही उसने AK-47 जिहाद शरिया लागू करने से जुड़ी कई पोस्ट की थी। यूपी ATS को पता चला कि आरोपी रिजवान जाकिर मूसा के आतंकी संगठन की शपथ लेकर उसमें शामिल हो चुका था। उसने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखा था कि जिहाद की राह में फिदा होने के लिए अपनी बारी का इंतजार है। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया है। आरोप है कि MP MLA कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपने वकील से गवाहों की फोटो मांगी और धमकी दी। इस मामले में गवाह की शिकायत पर उसके खिलाफ आजमगढ़ में FIR दर्ज हुई है। साथ ही गवाहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक साल 2014 में हुई एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी। दरअसल बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MP MLA कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई। इस पेशी के दौरान उसने वकील से गवाह का चेहरा देखने और उसकी फोटो की मांग की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा, ये जो गवाही दे रहे हैं इनकी फोटो भिजवा देना। हालांकि इसके बाद गवाह ने आजमगढ़ थाने में धमकी मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। गवाह ने मुख्तार अंसारी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले में आजमगढ़ SP अनुराग आर्य का कहना है कि गवाह की शिकायत के आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही। सभी गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। साल 2014 में दर्ज हत्या के एक मुकदमे के गवाहों को वो धमका रहा। इस केस में प्रभावी पैरवी कर मुख्तार को जल्द से सजा दिलाने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। फरवरी 2014 को आजमगढ़ जिले में तरवा के एक एरा कला गांव से सड़क का निर्माण हो रहा था। इसी दौरान 6 फरवरी को गोलीबारी कर राम इकबाल नाम के मजदूर की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं मुख्तार को इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। इस मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही। इसी दौरान मुख्तार ने गवाहों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि मुख्तार अंसारी के वकील लल्लन सिंह ने गवाह को धमकाने के आरोप को बेबुनियाद बताया। लल्लन सिंह ने कहा है कि मामला कोर्ट का है और मुख्तार अंसारी जेल में, इसलिए पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। मुख्तार ने फोटो नहीं बल्कि फोटो कॉपी देने की बात कही। पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली लड़की के धर्मांतरण के मामले में चौथा आरोपी दिल्ली का मौलवी गिरफ्तार हो गया। हिंदू लड़की का धर्मांतरण का आरोपी मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल से ऑनलाइन निकाह कराने वाले दिल्ली के मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी शहदमान संगम विहार दिल्ली की मस्जिद में मौलवी। धर्मांतरण मामले में अभी कई और लोग भी पुलिस की रडार पर। मौलवी को राहिल के बारे में पता था कि ये पहले हिंदू था और धर्मांतरण कर मोहम्मद राहिल बन गया था। मौलवी को राहिल के शादीशुदा होने की भी जानकारी थी। इसके बावजूद मौलवी शहदमान ने राहुल को मस्जिद में बुलाकर खोड़ा के रहने वाली लड़की से ऑनलाइन निकाह कराया था। मौलवी ने खुद ही राहिल और खोड़ा वाली लड़की के निकाह के लिए गवाह बुलाया था। ये गवाह मौलवी शहदमान का जानने वाला है और दिल्ली का ही रहने वाला है, लेकिन अब वो गवाह पुलिस का गवाह बनेगा। वहीं निकाह के दौरान मोहम्मद राहिल और लड़की के परिजनों में से कोई मौजूद नहीं था। राहिल ने खुद के शादीशुदा होने की बात ना तो खोड़ा के रहने वाली लड़की को बताई थी और ना ही अपनी पत्नी इकरा से दूसरी शादी करने के सिलसिले में इजाजत ली। मौलवी ने राहिल और लड़की का निकाह कराने के लिए उनके पिता से कोई इजाजत भी नहीं ली थी। हालांकि अब पुलिस सारे आरोपियों पर तगड़ा शिकंजा कस रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।